देखो टॉपिक चल रहा है अपना रिपोर्टेड स्पीच। क्या चल रहा है? रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा नाम क्या है? नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब समझो वाक्य में जो बात कही जाएगी वो प्रत्यक्ष तरीके से कही जाएगी। कैसे कही जाएगी? प्रत्यक्ष तरीके से कही जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंतर्गत ये हम बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? व्यक्ति है। ये क्या है? दोनों क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब बात करने वाला, बात करने वाला। और ये है सेकंड पर्सन, बात सुनने वाला। और ये दोनों मिलकर के जैसे इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ही सी इट देम, तो कौन सा हुआ? ये थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये सीधे तरीके से बात, यानी ये व्यक्ति इससे बात कहेगा तो डायरेक्ट कहेगा। कैसे कहेगा? डायरेक्ट। लेकिन ये व्यक्ति जब किसी और तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो वो इनडायरेक्टली उसके समय बदल देगा, स्थान बदल देगा और ना दूरी बदल देगा उसकी, और कहने का माध्यम बदल देगा वो, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट का सेंटेंस। किसको हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट की सारी जानकारी पढ़ने के बाद, यानी कि हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि तीनों परिवर्तन किसमें होते हैं? आरएस में। यानी ये सिंपल में सब में फॉर्मूले चलेंगे, चाहे इंपेरेटिव का आ जाए, चाहे ऑपरेटिव का आ जाए, चाहे यानी कि एक्सक्लेमेटरी का आ जाए। आरएस के बाद में तीन परिवर्तन होते हैं, एक टेंस का, दूसरा प्रोनाउन का, और तीसरा समय दूरी। समय दूरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टाइम और डिस्टेंस। टाइम और समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक विशेष नियम और नोट भी पढ़े थे हमने कि मान लीजिए आरएस का वाक्य, आरएस का मतलब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो आरएस के वाक्य में टेंस नहीं बदलता है। इस चीज को, इस नोट को ध्यान रखना है, नोट को ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारे परिवर्तन यानी होंगे। टेंस कब नहीं बदलेगा? जब आरएस का वाक्य, तो यानी आरएस का वाक्य में टेंस कब नहीं बदलेगा? जब आरवी के वाक्य किसमें होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर आरएस के वाक्य में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ये नोट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था सेड या सेड टू आता है तो किसमें बदल दिया जाता है? टोल्ड में। किसमें बदल दिया जाता है? एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मान लीजिए सेड है और सेड को आपने सेड ही लिख दिया है, यानी सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका वाला गलत नहीं होगा, वो सही आएगा। लेकिन सेड के बाद टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो उसको टोल्ड में बदलना अनिवार्य है। टोल्ड में बदलना अनिवार्य है। कई प्रकार कई किताबों में कई जगह आप देखोगे, तो जैसे मैंने लिख दिया MEENA मीना सेड, ये आरवी का वाक्य, फिर उसके बाद आरएस का शुरू हो गया। और एक मैंने लिख दिया मीना सेड टू रोहित, ठीक है, और फिर ये आरएस का वाक्य शुरू हो गया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मीना सेड की जगह अगर मीना सेड ही लिख दिया अपन ने उत्तर में, तो आपका वाक्य सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन जब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पर अपनों किस में बदलना है? इसको टोल्ड में बदलना है। किस में बदलना है? टोल्ड में बदलना है, ठीक है। याद रह जाएगी बात। यानी कि सेड का सेड भी लिखना है कब? जब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? दैट। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और बाकी यानी नियम अनुसार अपन हल करेंगे। प्रश्नवाचक पढ़े थे अपन ने। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में क्या याद किया था अपन ने? इंट्रोगेटिव में कि सेड या सेड टू को किस में बदला जाता है? वाक्य में सेड या सेड टू को किस में बदला जाता है? आस्कट में। और कनेक्टिव वर्ड क्या लिखा जाएगा? इफ। कनेक्टिव वर्ड इफ लिखो और WH वर्ड लिखो, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप रहेगी अपनी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनेगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह को किसे बदल देंगे? फुल स्टॉप में बदल देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं कौन सा? तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो दोबारा देख लेंगे बात, इंपेरेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? आदेशात्मक। क्या बोलेंगे? आदेशात्मक।
इस प्रकार के वाक्य कितने प्रकार शुरू होंगे? 3। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, एक डू नॉट से और एक प्रेजेंट से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य होता है वो इंपरेटिव में आएगा। डू नॉट से या डोंट, डू नॉट को डू नॉट भी लिख सकता है पूरा और ऊपर सिंगल अपोस्ट्रोफी कोमे के साथ भी लिख सकता है। और एक तीसरा प्रकार हमारा क्या है? प्लीज अथवा काइंडली से। नियमानुसार हम देखेंगे, पहले पढ़ रहे हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाला वाक्य, होने वाला वाक्य ध्यान देंगे। सेड या सेड टू, सेड या सेड टू किस में आता है? आरवी के वाक्य में। सेड या सेड टू किस में आता है? आरवी के वाक्य में। सेड या सेड टू को वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार, यानी जिस प्रकार वाक्य का भाव है, अगर आदेश देने का भाव है तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ORDER, ऑर्डर। अगर सलाह देने का भाव है तो क्या लिखेंगे? एडवाइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडवाइस। अगर सुझाव देने का भाव है तो क्या लिखेंगे? सजेस्ट लिखेंगे। सजेस्ट आदि में बदलते हैं, ETC। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों में टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे, शेष नियम यथावत रहेंगे। अब मैंने नियम को क्यों लिखा है? नियम से मतलब है कि अगर टेंस आता है तो टेंस बदला जाएगा, प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन बदले जाएंगे, और समय दूरी परिवर्तन आते हैं तो समय दूरी बदल दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला वाक्य लिख दिया कि माय फादर सेड, माय फादर सेड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार के वाक्यों में एक चीज का ध्यान रखना, टेंस बदलने की चेष्टा मत करना। टेंस का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, पहले के नियम के अनुसार ही ध्यान देंगे। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य क्या होता है? आरवी होता है। क्या होता है? आरवी की फुल फॉर्म क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये जो ऊपर लगे हुए हैं दो डबल कोमे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होता है? RS, यानी रिपोर्टेड स्पीच। अब आरवी के वाक्य को जब बदलेंगे तो हल करते समय हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया आरवी का कर्ता FATHER माय फादर। अब उसके बाद सेड या सेड टू को बदला जाएगा, सेड या सेड टू को बदला जाएगा। तो इस वाक्य की पहचान ही निर्भर करती है कि सेड या सेड टू में क्या आएगा। अगर ये वाक्य सिंपल है यानी साधारण है वाक्य है, कर्ता सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोल्ड। क्या लिखेंगे? टोल्ड। अगर ये वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड। अगर ये वाक्य डबल शॉर्ट से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। अब हमारे पास दिया गया वाक्य किससे शुरू हो रहा है? ब्रिंग। ब्रिंग यानी क्या होता है? लाना। क्या है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला कौन सा वाक्य हो गया? ये इंपेरेटिव हो गया। कौन सा हो गया? ये इंपेरेटिव हो गया। तो इंपेरेटिव में सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? भाव अनुसार। वाक्य के भाव वाले वाक्य में क्या कहा है? पिताजी ने कहा है, क्या कहा है? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो पिताजी ने क्या दिया है? आदेश। तो ORDERED, ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे दोनों के बीच में? टू, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या लगेगा? टू लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या लिखेंगे? ब्रिंग। अब आप गलती ये मत कर देना, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इसको सेकंड फॉर्म में नहीं बदलनी है आपको। सेकंड फॉर्म में कब बदली जाएगी? जब टेंस आएगा। सेकंड फॉर्म में कब बदला जाएगा? जब टेंस आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है? सेंटेंस है। ये क्या है? ये टेंस संबंधी परिवर्तन लिखा है ना। तो टेंस कितने होते हैं? 12। एंड टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। तो इसमें टेंस थोड़ी है, इसमें टेंस नहीं है ना। इंपेरेटिव केवल क्या है? सेंटेंस है। इंपेरेटिव केवल क्या है? याद रह जाएगी बात ये, इंपेरेटिव केवल एक सेंटेंस है, टेंस नहीं होता है। आगे बात समझ में? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर होता और उसके कोई भाग होते तो हम यहाँ पर टेंस बदलते, अन्यथा अब हम यहाँ पर टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे?
क्योंकि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर एक टेंस नहीं है, क्या है, केवल एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है। तो ब्रिंग की जगह पर आप ब्रिंग ही लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, मी। क्या आ रहा है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किससे बदलता है, सब्जेक्ट पे आ जाओ। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माय फादर का मतलब माय से लेना है, माय फादर मेरे पिताजी क्या है, पुरलिंग। क्या है, तो क्या मानेंगे इसको, ही। कौन से प्रोनाउन में आएगा, ही में आएगा। अब देखो मी तीसरे नंबर पर है, जैसे आई माई मी। थर्ड फॉर्म में बदलना किससे है, ही से, ही इज हिम। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। ये तीसरा है तो ही की तीसरी फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद लिखेंगे ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी। सबसे ज्यादा सीखने की बात क्या रही इसमें कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर केवल सेंटेंस नहीं बदले जाते हैं, टेंस में ही परिवर्तन होता है, सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला कोई भी वाक्य टेंस नहीं होता है। वो क्या होता है, केवल सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस का एक वाक्य होता है। तो वाक्य तो बदलना ही नहीं है पढ़ो। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टेंस के अनुसार सेकंड फॉर्म में बदल दें तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये क्या है हमारे पास, केवल और केवल एक सेंटेंस है, टेंस नहीं है, टेंस नहीं होता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कोई टेंस होगा क्या, नहीं होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। उतारो अपना, उतार लिया अपना, इस सेंटेंस को उतार लो। सेंटेंस को उतार लो, ऊपर से ये तरीके उतार लो, जो है एग्जाम्पल उतारो। आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी। मेरे मित्र ने मुझसे कहा गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। गो फॉर मॉर्निंग वॉक यानी कि प्रातःकालीन भ्रमण के लिए चाहिए, डेली यानी रोजाना। अब वाक्य को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम आरवी का वाक्य हल करेंगे। तो आरवी का कर्ता क्या है हमारे पास, माय फ्रेंड। उसके बाद क्या है, सेड, वर्ब क्या है, सेड। क्या है, सेड टू। तो सेड टू को किस में बदलना है, सेड टू किस में बदलना है, वाक्य के भाव अनुसार। लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य शुरू होता है तो वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार आदेश देने का भाव हो तो ऑर्डर लिखेंगे, सलाह देने का भाव हो तो एडवाइस लिखेंगे, सुझाव देने का भाव हो तो क्या लिखेंगे, सजेस्ट लिखेंगे। तो मित्र ने क्या किया है, मुझे सुझाव दिया है। मित्र ने क्या दिया है, सुझाव। तो यहाँ पर लिखेंगे SUGGESTED, सजेस्टेड। सजेस्टेड, अब सजेस्टेड एक ऐसी क्रिया है, सजेस्टेड के साथ टू आता है। सजेस्टेड के साथ क्या आता है, टू आता है। सजेस्टेड टू लिखेंगे, सजेस्टेड के साथ टू नहीं आता है, लिख सकते हो आप नोट में यहाँ पर कि सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर सुझाव देने का भाव होने पर, सुझाव देने का भाव होने पर, सुझाव देने का भाव होने पर सजेस्टेड में टू का प्रयोग भी करते हैं, टू का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान देना, यदि किसी वाक्य में सुझाव देने का भाव हो और सजेस्टेड क्रिया हम अगर लिख रहे हैं, क्रिया को बदल करके आरवी के वाक्य में, तो हम क्या लिखेंगे, सजेस्टेड के साथ पूरी लिखेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, टू आएगा। उसके बाद वाक्य किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, DAILY डेली, और फुल स्टॉप। अब इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया है। आया कोई प्रोनाउन, इसमें कोई समय दूरी संबंधित परिवर्तन का कोई शब्द नहीं है, ना ही ये प्रकार का ये टेंस है। तो ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। तीसरे नंबर को उदाहरण है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो द टीचर की जगह लिखेंगे द टीचर। सेड या सेड टू को बदलेंगे कहां से, RS के वाक्य के भाव अनुसार। तो अध्यापक ने
विद्यार्थियों से कहा है कि कंप्लीट योर वर्क, अपना कार्य पूरा करो। तो अध्यापक क्या देता है? ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर्ड द STUDENTS स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंप्लीट यानी पूरा करना, तो कंप्लीट की जगह पर आप कंप्लीट ही लिखिए। योर कौन सा पर्सन है? योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स। क्या है? स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट केवल स्टूडेंट वर्ड होता, STUDENT, स्टूडेंट वर्ड कॉमन जेंडर में आता है। किस में आता है? कॉमन जेंडर में आता है, यानी कि उभयलिंग है ये, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब छात्र भी होता है और स्टूडेंट का मतलब छात्रा भी होता है, और टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है ना। तो ये सारे कॉमन जेंडर में आते हैं। अब कॉमन जेंडर में स्टूडेंट्स बहुवचन है, यानी कि विद्यार्थियों में, यानी कि बहन भी हो सकती है, भैया भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? दे मानेंगे। क्या मानेंगे? दे, देयर, देम। दे की तीन फॉर्म की होती है, दे, देयर, देम होती है। अब योर कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर की फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? देयर, और WOR के वर्ब आ जाएगा। तो देयर कैसे आया यहाँ पर? देयर आया है कि योर प्रोनाउन जो सेकंड पर्सन का है, इसे हम किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुवचन का वर्ड है। किसका वर्ड है? बहुवचन का। तो मैंने सारणी में तुमको लिखा है कि मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग के लिए ही, इज, हिम, स्त्रीलिंग के लिए सी, हर, और नपुंसक लिंग के लिए इट, इट्स, इट, और बहुवचन के लिए दे, देयर, देम का प्रयोग करते हैं। अब जब बहुवचन वर्ड आ रहा है तो बहुवचन के लिए दे, देयर, देम लिखेंगे। अब योर दूसरे नंबर पे है, योर दूसरी फॉर्म है ना, तो दे की दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? देयर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? देयर लिखा है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि कंप्लीट देयर वर्क, कि वो अपना कार्य पूरा करें। ठीक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से? कोई दिक्कत है क्या? आप देखो आगे, ये नोट याद रख लेना। सेड, सेड टू के स्थान पर सुझाव देने का भाव होने पर सजेस्टेड टू में, सजेस्टेड में टू का प्रयोग भी करते हैं। आगे लिखो दूसरे नंबर का डाल करके कि डू नॉट से शुरू होने वाले, डू नॉट या डोंट से आरंभ होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। जब वाक्य डू नॉट से या डोंट से शुरू होगा तो किस प्रकार से उसका डायरेक्शन हम कम करेंगे, किस प्रकार से दिए गए डायरेक्ट के वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सबसे पहले पहला नियम क्या होता है? पहला बदलाव हम कहाँ पर करते हैं? आरवी के वाक्य में। तो आरवी के वाक्य में क्या लिखेंगे हम? सेड या सेड टू आता है, या तो सेड आएगा या सेड टू आएगा। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सेड टू आएगा। तो सेड या सेड टू किसे बदलना है? डू नॉट से शुरू होने के बाद फॉर बेड में किसे बदलना है? फॉर बेड में, क्योंकि डू नॉट का मतलब होता है मना करना। डू नॉट का मतलब मना करना, यानी किसी कार्य के लिए मना करना। तो फॉर बेड का मतलब भी मना करना होता है। कनेक्टिव वर्ड, CONNECTIVE, कनेक्टिव वर्ड का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। तो जोड़ने वाला शब्द यहाँ पर टू लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? टू। लेकिन नोट इसमें ये कहता है कि फॉरवर्ड का जब प्रयोग होगा तो डू नॉट को हटा दिया जाता है। तो डू नॉट हटा दिया जाएगा। डू नॉट या डोंट हटा दिए जाते हैं, हटा देते हैं। जब वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग होता है तो डू नॉट को या डोंट को हटा देते हैं। और अगला अपने पास चीज है कि शेष नियम यथावत रहेंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे, यानी कि शेष वाक्य वैसे रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे पहला, इंपेरेटिव के अंदर दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार, जब वाक्य हमारा डू नॉट से या डोंट से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदला जाता है। किसे बदला जाता है? फॉरवर्ड में। कनेक्टिव वर्ड हमारे पास क्या लगेगा? टू लगेगा। और डू नॉट के वाक्य में जब फॉरवर्ड का प्रयोग होगा तो डू नॉट को हटा देंगे। जैसे मैंने कह दिया कि
कि द गार्डनर सेड, GARDENER, गार्डनर सेड, गार्डनर का मतलब होता है बागवानी करने वाला। गार्डनर सेड डू नॉट PLUCK प्लग फ्लावर, डू नॉट प्लग फ्लावर इन द गार्डन। इन्वर्टेड कोमा में आएगा RS का वाक्य। डू नॉट प्लग फ्लावर इन द गार्डन। डू नॉट का मतलब प्लग इन होता है तोड़ना, प्लग का मतलब होता है तोड़ना होता है। तो गार्डनर सेड का मतलब ये आरबी का वाक्य है, तो इसे हम हल करेंगे तो द गार्डनर की जगह लिखेंगे द गार्डनर करता है GARDENER। सेड या सेड टू को बदला जाएगा। सेड या सेड टू कब बदला जाता है? जब RS के वाक्य की पहचान हो जाती है। RS का वाक्य कौन से सेंटेंस में दिया गया है, तो RS का वाक्य सेंटेंस कौन सा है? RS का इंपेरेटिव। कौन सा है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में भी कौन सा है? इंपेरेटिव में भी डू नॉट का है। किससे है? डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फोर बेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फोर बेड लिखेंगे। फोर बेड। कनेक्टिव वर्ड क्या लिखेंगे दोनों को जोड़ने के लिए? टू। कनेक्टिव वर्ड क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। डू नॉट को वाक्य में से हटा देंगे। डू नॉट को हटा दिया जाता है, डू नॉट नहीं लिखते हैं। उसके बाद आगे का वर्ड आ रहा है हमारे पास PLUCK प्लग, उसके बाद आ रहा है FLOWER फ्लावर, उसके बाद है इन, उसके बाद है द, उसके बाद है गार्डन। यानी ऐसे कैसे लिखा जाएगा? क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि आगे दिए गए वाक्य में ना तो कोई समय दूरी से संबंधित परिवर्तन है, ना ही कोई किसी प्रकार से प्रोनाउन दिया गया है, ना सेंटेंस ऐसे वाक्यों में होता नहीं है। सेंटेंस ऐसे वाक्यों में नहीं होता है। आगे के और दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल नंबर 2, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। और तीसरा मैंने लिख दिया मदर सेड डू नॉट ईट डू नॉट ईट स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ मत खाओ। डू नॉट ईट स्वीट्स। देखो दूसरा उदाहरण है हमारे पास द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। तो द टीचर सेड सबसे पहले आरवी का वाक्य लिखा गया, तो आरवी के वाक्य को हल किया जाएगा। द टीचर की जगह पर हम लिखेंगे द टीचर। सेड या सेड टू को बदला जाएगा, वाक्य में कर दिया गया है डू नॉट। तो डू नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर फोर बेड। क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद हमारे पास लिखेंगे नॉइज, उसके बाद लिखेंगे नॉइज इन द क्लास। चौथे नंबर का वाक्य है मदर सेड। तो मदर की जगह पर मदर लिखेंगे, सेड या सेड टू लिखेंगे। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में फोर बेड में बदल देंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे? टू। और उसके बाद ईट ठीक। बिल्कुल सबसे इजी है इंपेरेटिव, सबसे इजी इंपेरेटिव। और तीसरे नंबर पर डाल करके लिखिए तीसरे नंबर पर लिखेंगे प्लीज काइंडली से आरंभ होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। तीसरे नंबर का नियम क्या लिखेंगे? सेंटेंस इंपेरेटिव जो शुरू होता है हमारा किससे होता है? तीसरा नंबर का इंपेरेटिव शुरू किससे होगा? प्लीज अथवा काइंडली से। ध्यान देना, दोनों के दोनों वर्ड ही विनम्र निवेदन को सूचित करते हैं। और जब विनम्र निवेदन को सूचित करते हैं तो सेड या सेड टू को किसमें लिखेंगे? रिक्वेस्ट किसमें लिखेंगे? रिक्वेस्ट में। कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है इस प्रकार के वाक्यों में भी? टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है।
रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने के बाद नोट लिखेंगे कि प्लीज काइंडली को वाक्य में से हटा दिया जाता है। प्लीज काइंडली को वाक्य में से हटा दिया जाता है। और शेष नियम यथावत रहेंगे। यथावत का मतलब समझते हो? यथावत का मतलब होता है जैसे कि तैसे, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। अगर प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन बदले जाएंगे, समय दूरी आती है तो समय दूरी से संबंधित शब्दों को बदला जाएगा। टेंस इस प्रकार के वाक्यों में आएगा नहीं, क्योंकि खुद ये एक सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद अपने पास उदाहरण है। जैसे पहला है द स्टूडेंट सेड प्लीज इशू मी माई टीसी। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर TRANSFERCERTIFICATE ट्रांसफर सर्टिफिकेट। विद्यार्थी ने कहा, स्टूडेंट सेड विद्यार्थी ने कहा, प्लीज यानी कृपया, इशू मी माई टीसी मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करें या देवे। इशू क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इशू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर द के स्थान पर द स्टूडेंट लिखा है तो द स्टूडेंट लिखेंगे, क्योंकि आरवी का कर्ता कभी भी नहीं बदला जाता है। सेड या सेड टू को बदला जाएगा आरएस के वाक्य की पहचान के आधार पर। तो आरएस का वाक्य हमारे पास प्लीज इशू मी माई टीसी लिखा है तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है हमारा? प्लीज से। और प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों में सेड या सेड टू को किस में बदला जाता है? रिक्वेस्टेड में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिव जोड़ने वाला शब्द चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं इंपेरेटिव के अंदर? इंपेरेटिव के तीनों प्रकार में ही टू लिखा जाता है। प्लीज काइंडली को वाक्य में से हटा देंगे। इशू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये लिखी जाएगी। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? मी। क्या आ रहा है? मी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे बदला जाएगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। एक वचन है तो एक वचन में क्या मानेंगे आप? ही। स्त्रीलिंग में भी मान सकते हैं आप सी। क्या मान सकते हैं? सी, जो कि कॉमन जेंडर का वर्ड है। तो मी कौन से नंबर पे आता है? जैसे आई माई मी कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पर। बदलना किससे अपन को? हिम। तो तीसरे नंबर की फॉर्म हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? माई। ये भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन से, यहीं से बदला जाएगा। तो माई के सीधे वाला क्या लिखेंगे अपन? इज लिखेंगे। और टीसी का क्या लिखना है? टीसी वर्ड लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बना लिए सबने? एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूं। इसको अभी बताना है आपको। एग्जांपल नंबर 2 कि ROBIN रोबिन सेड kindly give me your pen। kindly give me your pen। और एग्जांपल नंबर 3 है हरीश said to Manish please come with me। बड़ा बोलो। दिए गए वाक्य दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित है। इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदेशात्मक वाक्य से संबंधित है। और दोनों ही वाक्यों को बनाना है तो दोनों वाक्यों को ढंग से पढ़ना है। पहले ये आरवी का वाक्य है और ये आरएस का वाक्य है। एक चीज ध्यान देना, इंपेरेटिव में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि चाहे वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लीज काइंडली से शुरू होगा तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सबसे पहले रोबिन दिया गया है तो रोबिन के स्थान पर क्या लिखेंगे? करता है तो करता लिखेंगे। सेड या सेड टू को बदला जाएगा। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? काइंडली से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
रिक्वेस्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। काइंडली को वर्ब में से हटा देंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या जोड़ेंगे? टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है गिव, और उसके बाद आया है मी। क्या आया है? मी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट रोबिन मतलब ही। तो मी तीसरी नंबर पे आता है तो ही की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? हिम हो जाएगी। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? योवर। योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास तो हमने क्या मान लिया? मी मान लिया। क्या मान लिया? मी। योवर दूसरे नंबर पे आता है तो मी की दूसरी फॉर्म हो जाएगी माई पेन। रोबिन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई पेन। तीसरे नंबर का है हरीश सैड। हरीश सैड। हरीश सैड। हरीश सैड आ रहा है तो हरीश सैड को किसमें लिखेंगे अपन? प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले और किसमें लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड में। और मनीष की जगह पर क्या लिखा जाएगा? मनीष। दोनों वाले को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? प्लीज को हटा देंगे, कम की जगह कम लिखेंगे, विद की जगह विद, और उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है मी। प्रोनाउन मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन क्या है? हरीश से बचेगा। हरीश मतलब हम मी तीसरे नंबर पे आता है तो एक की तीसरी फॉर्म हो जाएगी हिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को वर्ग दिया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत तीनों प्रकार के फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म का विशेष ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है?